गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डिवोर्स के बारे में और डिवोर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में कि डिवोर्स क्या होता है, कैसे दिया जाता है और कुछ बेसिक्स से इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2 में चेंजिंग ट्रेंड्स इन द हिंदू मैरिजेस। हिंदू मैरिज के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो भी चेंज हुए हैं वो कैसे हुए हैं, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। So first of all, divorce was earlier unknown to people because marriage was considered as an indissoluble union between a husband and a wife. तो डिवोर्स को पहले लोग नहीं जानते थे. डिवोर्स वॉज अननोन टू पीपल बिकॉज मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज एन इनडिसोल्यूबल यूनियन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. इट मीन्स कि जो डिवोर्स का कंसेप्ट था पहले अर्लियर, जो डिवोर्स का कंसेप्ट था उसको लोग नहीं जानते थे. पहले जो मैरिज थी उसको ऐसा कंसिडर किया जाता था कि एक इनडिसोल्यूबल सॉल्यूशन है, इनडिसोल्यूबल यूनियन है. मीन्स इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता है. अगर एक बार शादी हो जाती है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है. शादी को चलाया जाएगा टिल द एंड ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउस. तो यहाँ पर जो चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है उसमें ये बोला गया है कि जो डिवोर्स था वो पहले अननोन था लोगों के लिए, क्योंकि मैरिज को एक ऐसा यूनियन माना जाता था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कि जिसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो कि इनडिसोल्यूबल एक यूनियन है. बट मनु द ग्रेट कमेंटेटर ऑफ एंशिएंट इंडिया नेवर अप्रूव्ड ऑफ डिवोर्स. जो मनु था, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कशन किया था कि जो मनु था वो मैरिज को ऐसे मानता था कि एक बार मैरिज हो जाती है तो उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक की डेथ ना हो जाए. तो वो जो टाई था, वो जो मैरिटल टाई था, उसको टिल द एंड ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउस उसको आपको निभाना ही पड़ेगा. तो ये एक सेकंड कंसेप्ट था उनके मतलब वो ऐसा सोचते थे कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक धार्मिक मतलब हिंदू जो धर्म था उससे रिलेटेड एक ऐसा कंसेप्ट है, रिलीजन से उसको जोड़ा जाता था बेसिकली. तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको कि मतलब जो एक ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है. तो यहाँ पर भी मनु जो बोलते हैं कि मनु द ग्रेट कमेंडेटर ऑफ एंशिएंट इंडिया. मनु यहाँ पर ग्रेट एंशिएंट इंडिया के ग्रेट कमेंडेटर हैं जो जिन्होंने कभी भी डिवोर्स को अप्रूवल नहीं दिया. नेवर अप्रूव्ड ऑफ डिवोर्स ना, जिन्होंने डिवोर्स को कभी भी अप्रूवल नहीं दिया, वो कभी भी डिवोर्स के फेवर में नहीं थे. उनका मानना था कि मैरिज एक इनडिसोल्यूबल यूनियन है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जिसको कभी भी डिसोल्व नहीं किया जा सकता. एंड सेड दैट ओनली डेथ कैन सेपरेट एंड ब्रेक द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. एंड वो बोलते थे कि जो डेथ है उसी से ही हस्बैंड एंड वाइफ के इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया जा सकता है. ओके, सो यहाँ पर मनु की बात यहाँ पर बोली गई है कि मनु ने कभी भी डिवोर्स के कंसेप्ट को कभी भी अप्रूवल नहीं दिया. वो हमेशा से ही जो मैरिज है, मैरिज को एक सेकंड कंसेप्ट माना जाता था हिंदू धर्म में. तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैरिज एक बार हो जाती है तो उसको कभी भी डिसोल्व नहीं किया जा सकता. अगर हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक स्पाउस की डेथ ना हो जाए तब तक मैरिज को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को कंटिन्यू करना पड़ेगा. एंड सेड दैट ओनली डेथ कैन सेपरेट. और वो आगे बोलते हैं कि जो डेथ है वो ही एक सेपरेशन का रीज़न हो सकती है, उसी से ही आप सेपरेट कर सकते हो. क्योंकि अगर दो हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाएगी तो फिर वो बॉन्ड तो वैसे भी टूट ही जाएगा. तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इन्होंने यही रीज़न दिया है मैरिज के डिसॉल्व होने का, एंड ब्रेक द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. However, some texts like Narada and Parashar have different views on this. For some, marriage is a contract and divorce means to revoke the marriage or contract, but for others it is sacred and the bond must not be broken. तो यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट थे जैसे लाइक नारदा एंड पारशर, उनके जो व्यूज़ थे वो भी कुछ अलग थे. कुछ के लिए जो मैरिज था एक कॉन्ट्रैक्ट था एंड डिवोर्स का मतलब होता था कि मैरिज को या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाना. बट लेकिन कुछ और लोग थे जिनमें से जैसे वो बोलते थे कि जो मैरिज है वो एक सेक्रेड कंसेप्ट है, एक धार्मिक कंसेप्ट है, एक रिलीजियस कंसेप्ट है और इस बॉन्ड को, हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को ब्रोक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता. इन हिंदुइज्म इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ संस्कार एंड रिलीजियस सेक्रामेंट इज अटैच्ड विद इट. अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति अ वुमेन इज़ अलाउड टू लीव हर हस्बैंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हिंदुइज्म में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है. जैसे कि हम ऊपर
ये देख रहे हैं कि नारद और पार्शर जो है उनके डिफरेंट व्यूज़ थे शादी को लेकर के। जैसे शादी मतलब मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड डिवोर्स का मतलब होता है कि मैरिज को तोड़ा जा सकता है। बट दूसरों के लिए कुछ सेक्रेड कंसेप्ट था, एक रिलीजियस कंसेप्ट था, वो इसे एक रिलीजियस सैक्रामेंट से अटैच करके देखते थे। एक संस्कार था, रिलीजियस संस्कार। अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति, और नारद स्मृति के अकॉर्डिंग एक वुमेन इज़ अलाउड टू लीव हर हस्बैंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नारद स्मृति के अकॉर्डिंग वीमेन अपने हस्बैंड को कुछ फॉलोइंग कंडीशंस में ही छोड़ सकती है। कुछ फॉलोइंग कंडीशंस उसको कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर उसे अपने हस्बैंड से सेपरेट होना है तो। इफ़ द हस्बैंड इज़ लॉस्ट एंड अनहर्ड फॉर 7 years, दैट इज़ सिविल डेथ इन द मॉडर्न पीरियड। जैसे हस्बैंड है वो कहीं गायब हो गया है, मतलब जैसे कहीं चला गया है और वो मिल नहीं रहा है, 7 से 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो ना 7 साल से उसकी कोई खबर सुनाई दी है, किसी रिलेटिव से उसके बारे में नहीं सुना है, या फिर किसी फ्रेंड से उसके बारे में नहीं सुना गया है, 7 साल से वो कहीं गुम है, कहीं गायब है, जिसको मॉडर्न पीरियड में सिविल डेथ माना जाता है। तो उस कंडीशन में वीमेन को अलाउ होता था कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ द हस्बैंड हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड। जो हस्बैंड है उसने इस संसार को त्याग दिया हो, उस कंडीशन में एक वीमेन अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। इफ़ ही बिकेम इम्पोर्टेंट, अगर वो इम्पोर्टेंट हो गया हो, मीन्स अगर वो मतलब इम्पोर्टेंट हो गया हो, मतलब उसको वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट हो गया हो, उस बच्चा वगैरह पैदा नहीं कर सकता है, तो उस तरीके से वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। इफ़ ही एक्सपेल्ड फ्रॉम कम्युनिटी और कास्ट, अगर वो अपनी कम्युनिटी से, अपनी कास्ट से एक्सपेल हो गया हो, मींस उसने कुछ और कम्युनिटी को अपना लिया हो या फिर कुछ और कास्ट को अपना लिया हो, तो उस कंडीशन में भी जो वाइफ है अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है, उसे अलाउ होता है। ऑन द अदर हैंड मैनी जूरिस्ट लाइक कौटिल्य इन अर्थशास्त्र ओपाइंड दैट इफ मैरिज फॉल्स विद इन अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज सच एज असुर, गंधर्व, राक्षस एंड पिशाच, इट कैन बी डिसोल्ड। तो दूसरी तरफ हम बहुत सारे जूरिस्ट ऐसे हैं जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये ओपिनियन करते हैं कि अगर मैरिज इस तरह की अनअप्रूव्ड फॉर्म्स में फॉल होती है, जैसे कि असुर, गंधर्व, राक्षस एंड पिशाच, अगर इस तरह की फॉर्म्स में मैरिज फॉल्स होती है तो उसको भी मीन्स अनअप्रूवल माना जाएगा और उसको ख़त्म किया जा सकता है। एंड ड्यूरिंग द 1950s द हिंदू लॉ वाज कोडिफाइड and the Hindu Marriage Act 1955 was enacted to govern marriages. During the 1950s the Hindu law was codified. 1950 के दौरान जो हिंदू लॉ था उसको कोडिफाई किया गया एंड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का की एनफोर्समेंट हुई, उसको इनेक्ट किया गया टू गवर्न मैरिजेस को गवर्न करने के लिए। जो हिंदू मैरिज एक्ट था वो 1955 में आया था और 1950 के दौरान हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया था, तो ताकि मैरिजेस को हिंदू धर्म के में मैरिजेस को गवर्न किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को कब एप्लीकेबल किया गया और कैसे एप्लीकेबल हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इंडिविजुअल्स प्रोफेसिंग द फॉलोइंग रिलीजन्स आर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ हिंदूज। सेक्शन 2 क्लोज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स है अगर वो फॉलोइंग रिलीजन्स को प्रोफेस करेंगे तो हिंदूज़ के अम्बिट में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ए पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन विच इंक्लूड्स वैराश्य और लिंगायत। एक पर्सन जो कि हिंदू है बाय रिलीजन, जो इंक्लूड होता है वैराश्य और लिंगायत में, या फिर एक पर्सन जो हु इज़ अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज, जो कि फॉलोअर है ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज का, तो वो हिंदू तो उस पर्सन को हिंदू बोला जाएगा। ए पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, सिख और जैन, एक पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, सिख है और जैन है, तो वो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ए पर्सन हु इज़ डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज वेयर द एक्ट इज़ एप्लीकेबल, एक पर्सन जो कि एक ऐसी टेरिटरी में डोमिसाइल है, रहता है, जहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो उस पर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। हावेवर द एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्सन बिलोंगिंग टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जो रिलीजन।
तो जो ये एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड करता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस पर, जो कि पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जो रिलीजन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनी चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही और शी इज़ इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। कोई भी चाइल्ड है चाहे वो लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट है, बोर्न टू पेरेंट्स हु आर हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, अगर वो ऐसे पेरेंट्स से जन्म लेता है जो कि हिंदू हैं या फिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं बाय रिलीजन, तो उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, एनी चाइल्ड वेदर इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हुज वन ऑफ पेरेंट्स इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड ही हु इज़ ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ सच रिलीजन। कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, अगर वो इलेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट है और उसका कोई भी एक पेरेंट या तो हिंदू है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन, या फिर उसका जन्म एज अ मेंबर ऑफ सच रिलीजन हुआ है, मीन्स उसके जो पेरेंट्स हैं वो या तो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं या फिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म से हैं, और वो उसका पालन पोषण भी एज अ मेंबर ऑफ सच रिलीजन ही हुआ है। इसी तरह के मतलब इसी रिलीजन में अगर उसका पालन पोषण हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो भी उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। एनी अदर पर्सन हु कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो किसी और धर्म से, किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, रिकन्वर्ट हो गया हो, तो उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो गाइज़ आज के टॉपिक में इंक्लूड थे चेंजिंग ट्रेंड्स इन हिंदू मैरिजेस। हिंदू मैरिज के अंदर जो भी चेंज हुए हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और दूसरा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी, वो किस किस पर एप्लीकेबल होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन किया। तो ये था पार्ट 2 ऑफ डिवोर्स। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आगे भी इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर आपको मिलेंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स इन मॉडर्न टाइम्स एंड चेंजेस ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, अगर उसको लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्लियरली पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।